वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज आपको ना टेलीग्राम पे दो चीज़ें और मिलेंगी। एक तो जो अभी हमारा पेपर हुआ था जून 2023 का, तो वो भी डलवा देंगे। अभी आपसे होगा नहीं, अभी तो हमारे थोड़े से चैप्टर हुए हैं। और एक ना एग्जाम्पलर भी पहले डाल देते हैं, तो जो जो चैप्टर होता जाएगा आप उसके क्वेश्चन करते जाना। तो मैंने आपको बोला देखो, हर बच्चे को ना 3 सोर्सेज से क्वेश्चन करने हैं। पहला सोर्स है हमारा ICAI का मॉड्यूल, क्योंकि वो तो इंस्टीट्यूट का है। जैसे आप 12th में NCERT की बुक करते थे, वो जरूरी है करना, NCERT की बुक करना बहुत जरूरी है। तो ICAI का मॉड्यूल भी कर लेना, क्योंकि मैंने ICAI के क्वेश्चन कॉपी नहीं किए हुए अपनी बुक में, तो ICAI का मॉड्यूल कर लेना। नंबर 2, आपको जो हमारे यहाँ से बुक मिली है उसमें पर्टिकुलरली जो क्वेश्चन है ना लास्ट में क्लास असाइनमेंट, वो जरूर करना। बाकी करो ना करो आपकी मर्जी है, मैं क्लास में ही करवा देता हूँ बहुत सारे। तो जो असाइनमेंट है, क्लास असाइनमेंट जिस पे लिखा हुआ है, वो सारे करना जरूरी है। 3rd नंबर पे स्कैनर दोनों के दोनों डल चुके हैं, तो स्कैनर के क्वेश्चन करना चैप्टर वाइज। और 4th नंबर पे आज हमारा एग्जाम्पलर भी डल जाएगा, कोशिश करेंगे आज एग्जाम्पलर भी डल जाए। तो एग्जाम्पलर में से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। इन चारों सोर्सेज से क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। देखो हजारों में क्वेश्चन होते हैं, प्रॉब्लम्स भी होंगी, डाउट भी होंगे, करते रहा करो। जो डाउट है पूछ सकते हो, से दिसंबर तक करने हैं, कई बारी रिवाइज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जितने ज़्यादा करोगे उतने ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब देखो हमारे 23 तारीख को ना 3 चैप्टर्स आएंगे पेपर में, और इन तीनों चैप्टर्स को 2-2, 3-3 बारी रिवाइज करना। और चौथा चैप्टर मैं तभी शुरू करूंगा जब ये टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहला हम चैप्टर करेंगे जी इसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सेकंड नंबर पे हम इसमें करेंगे रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉगरिथमिक। और 3rd नंबर पे इसमें करेंगे जी टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देखो मैं कॉन्सेप्ट वाइज आपको ये दोनों चैप्टर आराम से करवा चुका हूं, और एडिशनल में भी 97 क्वेश्चन थे। मैं क्या 70-75 तो मैंने ही कर दिए होंगे क्लास में। अभी भी प्रॉब्लम होगी, मेरे क्या दिक्कत नहीं है, किसी की होंगी 2 क्वेश्चन में, 3 क्वेश्चन में, वो भी करेंगे सारे। अगर आप मेरे को बोलोगे एग्जाम्पलर भी सारा क्लास में करना है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, करेंगे। लेकिन आपको करना सबको है, ICAI का मॉड्यूल करना है, एग्जाम्पलर करना है, स्कैनर करना है, बुक के क्वेश्चन करने हैं, और जो क्लास में करवाते हैं वो तो करना ही करना है। अगर इतना काम करोगे बिल्कुल रेस्ट एश्योर्ड है, हर एक बच्चे के बहुत अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन आप नहीं करते क्वेश्चन, फिर बाद में मुझे बोलोगे सर आपने तो ये बोला था, वो बोला था। मैंने बोला था 90 में नंबर आएंगे, पर साथ में कंडीशन भी डाली थी कि करना पड़ेगा। अब कोई बच्चा कुछ ना करे, बाद में मुझे बोले जी आपने तो कहा था 90 में नंबर आएंगे, मेरे तो नहीं आए जी, अब बताओ मेरे पास क्या ऑप्शन है। मैं यही कहूँगा भी ठीक है जी मेरी गलती है, और क्या हो सकता है। तो आप ना थोड़ा सा प्लीज है ना कोऑपरेट विद मी, और आपको 100% कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो शुरू में मुझे 2-4 बच्चों ने बोला स्पीड को स्लो कर दो, मैंने और स्लो कर दिया। अभी भी बोलोगे और स्लो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें क्या होगा, मान लो मैं टाइम तो उतना ही है, हर हालत में 31 अक्टूबर से पहले हमें आपको फ्री करना है, क्योंकि नवंबर में आप खुद पढ़ना, दिसंबर में पेपर होगा आपका। नवंबर में आते रहना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर हर हालत में मेंटली फ्री हो जाना चाहिए कि हमारा सारा सिलेबस हो गया, रिवीजन भी होगी, एग्जाम्पलर भी सारा हो गया, सारी चीज़ें होगी, तो ताकि आपको ना कॉन्फिडेंस रहेगा। तो उसके लिए क्या है, आप मेरे को जितना कम टाइम दोगे, नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन कम हो जाएगा। मैं वैसे मान के चलता हूँ 4 बार ही रिवाइज करवाऊंगा। अब मान लो टाइम कम होगा तो 3 बार ही रिवाइज होगा, और भी कम टाइम होगा तो 2 बार ही रिवाइज होगा। तो वो क्या होता है कि टाइम तो उतना ही है, अब आप उसको कितना यूटिलाइज करते हो वो है। तो मैं फिर भी पूरी कोशिश करूंगा। देखो अब हमारा आज का शेड्यूल क्या रहेगा, पहले तो ये बताओ कौन सा बच्चा ऐसा है जिसकी आज पहली क्लास है। चलो बहुत बढ़िया जी, यू आर मोर देन वेलकम, बहुत अच्छा है। तो अच्छा रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले ना मैंने आपको बोला था मंडे से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।
देखो मैं मान के चलता हूं इसमें आपको 5% डाउट अभी भी होंगे। मान लो 500 क्वेश्चन है तो भैया 10-20 क्वेश्चन में डाउट होगा। सब चीजों में मिला के मान लो 500 क्वेश्चन हो गए। आईसीआई मॉड्यूल भी है, एडिशनल भी है, एग्जाम्पलर भी है, स्कैनर भी है, सब चीजें मिला के 500-600 क्वेश्चन होंगे। तो मैंने मान लिया जी 5% क्वेश्चन में डाउट होगा। इसमें भी मैंने मान लिया जी 5-6% क्वेश्चन में डाउट होगा। 300-400 क्वेश्चन, 500 जो भी हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। अगर आपको 95% तक सारे क्वेश्चन हो गए हैं तो हम ना इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते। मैं ऐसा करता हूं, इस चैप्टर को शुरू करता हूं और लास्ट के आधे घंटे में ना पहले इसकी प्रॉब्लम्स को ले लेंगे और उसके बाद दोनों को मिक्स करके प्रॉब्लम लेंगे, फिर तीनों को मिक्स करके प्रॉब्लम लेते जाएंगे। अब देख लो जी, अब मैं बताता हूं टाइम वैल्यू मनी क्या चीज है। आपने आज तक जीवन में जितना भी मैथमेटिक्स पढ़ा उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, और पूरी जिंदगी आगे जो कुछ भी करोगे ये उसका बेस है। मतलब एक होता है ना एंटीसीडेंट्स और एक होता है कॉन्सिक्वेंट। तो एंटीसीडेंट्स का इससे कोई लेना देना नहीं है, ना आपने कभी पढ़ा ना आपको कभी जरूरत पड़ी। लेकिन आज के बाद मतलब सीए फाउंडेशन के बाद इंटर पढ़ोगे, फाइनल पढ़ोगे, सीए बन जाओगे, आपकी 100% ये वाला चैप्टर यूज होगा, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होगा। तो मोस्ट प्रैक्टिकल चैप्टर है और सबसे ज्यादा काम आने वाला चैप्टर है। देखो पहले तो मैं इसके बेनिफिट लिख देता हूं जी क्या क्या है। हमारा 40 नंबर का मैथ आएगा जिसमें से 14 क्वेश्चन केवल एंड केवल इसी चैप्टर के आएंगे। तो 40 में से 14 मतलब 35% पेपर केवल एंड केवल इसी चैप्टर में से आएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हो चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर में से 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 आते हैं, 4 आते हैं। दिस इज द ओनली चैप्टर जिसमें से आपके 14 क्वेश्चन आएंगे। कभी 13 क्वेश्चन आते हैं, कभी 14 आते हैं, कभी कभी तो 15 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो 40 में से ऑन एन एवरेज मिनिमम 12 और मैक्सिमम 15 लगा लो जी, 12 से 15 के बीच में 100% पक्का क्वेश्चन इसी चैप्टर के आएंगे। दूसरी बात, आपका जब आप सीए इंटर में जाओगे आपका एक सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और जो बच्चे बीकॉम ऑनर्स करेंगे, मेरे को बाकी यूनिवर्सिटीज का मालूम नहीं है, मैं डीयू से पढ़ा हुआ हूं, तो डीयू में है फाइनल ईयर में आपका है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और हमारे जितने भी पुराने बच्चे हैं कॉलेज वाले वो कहते हैं जी वहाँ कुछ करना ही नहीं पड़ता, जितना आपने करवा दिया वही सफिशिएंट है। मतलब आपको बीकॉम में तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सारे इसमें कवर हो जाएगा। जब आप एफएम पढ़ोगे इंटर की तो थोड़ा सा इससे एडवांस हो जाएगा, मतलब बेस आपका बन जाएगा, फिर धीरे 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 थोड़ा एडवांस लेवल आपका होता चला जाएगा। फाइनल में आपका सब्जेक्ट आएगा जी एसएफएम, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो भी यही है। और जब आप सीए बन जाओगे तो सारी जिंदगी काम ही यही करोगे। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं, जैसे मान लो कोई भी शेयर है, उसकी आज स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कीमत क्या होनी चाहिए। मान लो 900 रुपये का बिक रहा है, तो महंगा बिक रहा है या सस्ता बिक रहा है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए और बिक कितने का रहा है। आप अपने क्लाइंट को बोलोगे खरीद ले या मत खरीद भैया, महंगा है तो मत खरीद, तो पहले पता होना चाहिए ना इसकी वैल्यू होनी क्या चाहिए। आप डिबेंचर इशू करते हो, आपके अकाउंट्स में ना लिखा होता है डिबेंचर्स आर इशूड एट 5% प्रीमियम या 5% डिबेंचर एट पार, लेकिन वो 5% की फिगर कहाँ से आई, कौन डिसाइड करेगा कि जब आपने डिबेंचर इशू किया उसको डिस्काउंट पे करना है या प्रीमियम पे करना है या एट पार करना है, कोई तो बताएगा ना। अकाउंट्स में तो दिया हुआ होता है, लेकिन डिसाइड कौन करेगा, तो वो सारा इसी में आएगा आपका कि किस डिबेंचर को हम डिस्काउंट पे इशू करेंगे, किसको प्रीमियम पे करेंगे, किसको एट पार करेंगे, रिडीम करेंगे तो किसको प्रीमियम पे करेंगे, किसको एट पार करेंगे, डिस्काउंट पे तो कर ही नहीं सकते, डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे रिडीम करना अलाउड नहीं होता। अच्छा फिर आप देखोगे जी, मान लो आप कहीं जॉब करते हो सीए बनने के बाद, आपके एम्प्लॉयर ने कहा जी हम ना एक प्लांट पे 5 करोड़ रुपया खर्च करना चाहते हैं, आप बताओ करें कि ना करें। अब आपको जादूगर तो नहीं भैया, करें कि ना करें, आप कैलकुलेट करोगे कि इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस। तो फाइनेंशियल डिसीजन सारे इसी में आएंगे। और आप देखो जब आप सीए बन जाओगे तो आपको क्या करना है, यही सब काम ही करने हैं। तो इसलिए ना ये बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर है रियली। देखो सीए के भी 2 पर्पज हैं,
एक तो होता है हम ना केवल सीए बन गए, हमारे हाथ में वो कागज का टुकड़ा आ गया जिसको आप डिग्री बोलते हो। आपको लगता है सारे सीए जिसके पास भी डिग्री है सब लोग एक जैसे हैं? ऐसे भी सीए मिलेंगे आपको बात करने से पहले 1 लाख रुपए फीस लेंगे, और ऐसे भी सीए मिलेंगे जो आपको ही बोलेंगे मेरा बायोडाटा ले ले भैया, कहीं जॉब लगवा दियो। दोनों सीए हैं, डिग्री दोनों के पास है, तो आपको कौन सा सीए बनना है वो आप डिसाइड करो। डिग्री तो मिलेगी, 100% मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे एक साइकोलॉजी में कहा जाता है जो डिग्री मिलती है ना वो रिसीट है आपकी कि आपने फीस पे किया हमें, इसके अलावा कुछ नहीं है। मेन चीज है आपको नॉलेज कितनी है, और जितनी आपको नॉलेज है उतनी आपकी मार्केट में वैल्यू ज़्यादा है। और मान लो नॉलेज ही नहीं है, आप सीईओ इंटरव्यू देने गए, उन्होंने कुछ पूछा, आपको मालूम नहीं डिबेंचर क्या होते हैं, आपको मालूम नहीं ये क्या होगा, तो वो क्या करेंगे? ठीक है भैया डिग्री है, डिग्री मस्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल डिग्री के बेस पे हम हो जाएंगे। सक्सेसफुल होना डिग्री पे डिपेंड नहीं करता। डिग्री होना जरूरी है, वो हमारी क्वालिफिकेशन है, वो हमारी एलिजिबिलिटी है, दैट इज मस्ट। लेकिन केवल डिग्री के बेस पे हम बहुत सक्सेसफुल सीए बन जाएंगे ऐसा नहीं है। तो मेरी आपसे बिल्कुल फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट रिक्वेस्ट है, आप इस चैप्टर को बहुत सीरियसली करना अगर आप सचमुच में अच्छे सीए बनना चाहते हो तो। नहीं तो फिर जो अब जिसने करना है वो तो करना ही है, फिर उसको बोलेंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा। बड़े बच्चों को बोलो ना अच्छा नहीं लगता, तो आपके पेरेंट्स भी बोलते होंगे तो वो बाद में कहते होंगे यार क्यों बोला, चल छोड़ करने दे जो भी कर रहे हैं। क्योंकि पेरेंट्स भी कहते हैं बच्चों को करने दो जो करते हैं, क्या बोलेंगे तो बुरा मान जाएंगे, फिर और अच्छी बात नहीं है। 2-3 तो ऐसे मेरे से कुट्टी कर देते हैं, वो इनसे बोलना ही नहीं है जी, अब ये टोकते हैं हमें। कोई बात नहीं भैया, हमसे कुट्टी मत करना, हमारे दोस्त बने रहना, आपका फायदा ही होगा। कभी डांट भी देते हैं तो आपके फायदे के लिए डांटते हैं। चलो अब देखो जी इसमें कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, तो मैं कॉन्सेप्ट लिखूंगा और एक एक करके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। और आपकी ना बुक है जो मैंने दी हुई है, इसको सबसे पहले उस बुक में से करेंगे। आपका पेज नंबर 99 में लिखवा देता हूं, वहां से लेके ना 100 क्वेश्चन है, पहले अनसोल्ड है, उसकी ऑप्शन भी नहीं लिखी हुई, ABCD ऑप्शन कुछ नहीं लिखी हुई। तो जैसे जैसे कॉन्सेप्ट होते जाएंगे क्वेश्चन होते जाएंगे। मान लो पहले दिन में मैंने 3 कॉन्सेप्ट किए, पहले 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगले दिन में 5 कॉन्सेप्ट और करूंगा, अगले 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगले दिन और कॉन्सेप्ट करूंगा और क्वेश्चन हो जाएंगे। तो जैसे ही वो 100 क्वेश्चन खत्म होंगे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ICI मॉड्यूल करेंगे, उसके बाद एग्जाम्पलर करेंगे, स्कैनर करेंगे, और टेस्ट से पहले पहले ये सब चीजें हमने रिवाइज करनी है। अब बता दो किसी का कोई भी सजेशन हो जो मैंने बोला आपको लगता है जी आपकी ठीक नहीं है, आप मेरी बात सुनो ये ज्यादा बेटर है, तो आई एम रेडी टू। है कुछ इसके अलावा आइडिया है किसी का? चलो अब देखो जी हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है जी, कंप्यूटेशन ऑफ, या सबसे पहला कॉन्सेप्ट लिख लो जी डेप्रिसिएशन क्या होता है। मैं दोबारा बताता हूं, इसमें ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट अकाउंट्स के भी आएंगे, लेकिन अकाउंट्स पढ़ाना मेरा काम नहीं है, अकाउंट्स में पढ़ा भी नहीं रहा आपको। तो कुछ चीजें ऐसी होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिफरेंट होता है एस्पेक्ट उसका, और अकाउंट्स में डिफरेंट होता है। अकाउंट्स का मतलब होता है आपने बुक्स वगैरह कैसे मेंटेन करनी है, एंट्री क्या होगी। मैं आपको एंट्री नहीं करवाऊंगा भाई प्रॉफिट और लॉस को डेबिट कर दो, प्रोविजन को क्रेडिट कर दो, ये काम नहीं है मेरा। लेकिन कितना प्रोविजन करना है हम केवल वहीं तक बनाएंगे। प्रोविजन होने चाहिए 2 लाख रुपए का, अब आगे एंट्री करना है अकाउंट्स का काम है। तो हमारा काम उतना ही है FM में। तो कभी कभी आपको लगेगा जी वो अकाउंट्स में भी पढ़ा हुआ है हमने, अच्छी बात है पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ तो नोट करते जाना। अब जो अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है वही कॉन्सेप्ट FM में लगेगा ऐसा भी जरूरी नहीं है, क्योंकि अकाउंट्स का पर्पज डिफरेंट है। उनका पर्पज है बुक्स को मतलब कीपिंग द रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, और हमारा पर्पज है कि उसके डिसीजन लेना। डिसीजन क्या है? तो पहले है जी हमारा डेप्रिसिएशन, सेकेंड वाला चैप्टर है जी कंप्यूटेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यूज। और इसकी आप टेबल बनाएंगे, मेरी बुक में टेबल बनाई हुई है, फिर भी आप कॉपी पे बना लीजिए। इन केस ऑफ इंटरेस्ट, इन केस ऑफ एन्युटी। अब ये इंटरेस्ट क्या होता है, एन्युटी क्या होता है, ये सब चीजें आज की क्लास में क्लियर हो जाएंगी। एन्युटी में भी दो होंगी जी, रेगुलर एन्युटी, एडवांस एन्युटी। लिखो जी, नोट करो पहले दो,
डेप्रिसिएशन, दूसरा है जी कंप्यूटेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यूज। और फ्यूचर वैल्यूज में इन केस ऑफ इंटरेस्ट क्या करेंगे, इन केस ऑफ एन्युटी क्या करेंगे। एन्युटी फिर दोबारा दो टाइप की होती है, रेगुलर एन्युटी क्या होती है, एडवांस एन्युटी क्या होती है। पहली बात तो आज की क्लास में इतने ही कॉन्सेप्ट हो पाएंगे, लेकिन फिर भी अब सारे कॉन्सेप्ट लिख लो। बढ़े जी आगे, ठीक। कॉन्सेप्ट नंबर 3, कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। इसको भी दोबारा कर लो जी, इन केस ऑफ इंटरेस्ट, इन केस ऑफ एन्युटी। अब प्रेजेंट वैल्यू में 3 तरह की एन्युटी हो जाएगी, एक लिखोगे रेगुलर एन्युटी, एक लिखोगे एडवांस एन्युटी, और एक लिखोगे डेफर्ड एन्युटी। लिख लो आराम से। कॉन्सेप्ट नंबर 3, कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। अब प्रेजेंट वैल्यू को दो भागों में बांटो, एक होगी जी इन केस ऑफ इंटरेस्ट, एक होगी इन केस ऑफ एन्युटी। एन्युटी में 3 चीजें हैं, रेगुलर, एडवांस, डेफर्ड। अभी आपको कुछ भी नहीं पता, धीरे धीरे आपको पता चलेगा, क्योंकि अब देखो जो आदमी सीए होता है ना, इसको हम बोलते हैं कि फाइनेंस लाइन का आदमी है, तो ये सारी टर्म्स फाइनेंस की है। और अब बताओ सीए को आपने देखा, सीए का मतलब अकाउंटेंट होता है, सीए का मतलब है फाइनेंस लाइन का एक्सपर्ट है, मतलब फाइनेंस को मैनेज करेगा वो, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ जाएगा, टैक्स कितना पे करेंगे, टैक्स को कैसे सेव करेंगे, और हम अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ाएंगे, खर्चों को कैसे रिड्यूस करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे बढ़ाएंगे। यही तो काम होता है फाइनेंस के लोगों का। फाइनेंस के लोग और क्या करेंगे भाई, अकाउंट्स का काम तो कोई भी कर लेगा, अकाउंटेंट भी कर लेगा, उसमें सीए की कहाँ जरूरत है। लेकिन आपकी जरूरत है कि आप एक फाइनेंस के एक्सपर्ट हो, कि फाइनेंस को मैनेज करना है। हमारा एफएम और एसएम 2 सब्जेक्ट होते हैं। एसएम में ये होता है कि पैसा आएगा कैसे, और एफएम का मतलब होता है उस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ कहाँ करेंगे। अब पैसा तो बहुत आ गया, आप संभाल ही नहीं पाए, अगले दिन कंगले हो गए दोबारा, फिर खड़े हैं जी कहाँ पे 10,000 रुपये कहाँ से मिलेंगे, उसका भी कोई फायदा नहीं होता ना भाई। जितना पैसा कमा रहे हैं उसको एडजस्ट भी करना होता है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है ताकि डूब ना जाए, कहाँ पे हमारे को प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा मिले, ये सब चीज़ें ना फाइनेंस के लोग ही करते हैं। तो ये फाइनेंस का ही काम है सारा जो मैं करवा रहा हूँ। 4th वाला हमारा कॉन्सेप्ट होता है जी रीपेमेंट ऑफ लोन। मान लो हमने भारतीय स्टेट बैंक से 1 करोड़ रुपए का लोन ले लिया, अब इस लोन को रीपे भी करना है, तो मंथली इंस्टॉलमेंट करेंगे तो कितनी आएगी, क्वार्टरली करेंगे तो कितनी आएगी, बाई मंथली करेंगे, फोर्टनाइटली करेंगे, कब कब पेमेंट करेंगे। आज भी दिल्ली में, दिल्ली जैसे सिटी में ऐसे लोग हैं, अगर वो बैंक से लोन करवाना होता है तो अपने सीए को बोलते हैं तो हमारे को लोन करवा के दो बैंक से, क्योंकि टर्म से समझ में नहीं आते उनको कि क्या करना है हमारे को। करंट रेशियो क्या होता है उनको क्या मालूम, बेचारों को करंट रेशियो क्या होता है, क्विक रेशियो क्या होता है उनको क्या मालूम, डीएससीआर क्या होता है उनको क्या मालूम, वो तो सीए ही बताएगा। तो ये सब चीजें आपके प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगी। इसके बाद होता है जी हमारा क्रिएशन ऑफ सिंकिंग फंड। मुझे नहीं मालूम अकाउंट्स में है कि नहीं है, हम पढ़ते थे उस टाइम था क्रिएशन ऑफ सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड में बेसिकली आएगा रिजर्व में और प्रोविजन में क्या डिफरेंस होता है। आप बैलेंस शीट में बनाते हो ना, रिजर्व है, एक करते हो प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर दिस थिंग, एक जनरल रिजर्व होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का यूटिलाइजेशन कैसे होगा। अकाउंट्स में आप एंट्रीज करोगे पर डिसीजन क्या लोगे, डिसीजन तो एफएम में लेना पड़ेगा भाई क्या करना है इसका। अब जो हमारा रिजर्व है उसमें से डिविडेंड बांटना है कि नहीं बांटना, डिविडेंड को कहाँ यूज करना है, सॉरी रिजर्व को कहाँ यूज करना है, अब प्रोविजन है उस पैसे को कहाँ कंट्रोल करना है, ये सब चीजें आपके इसी में आएंगी। 6 नंबर पे आप करोगे जी परपेचुटी क्या होता है। सेवंथ क्वेश्चन लिखोगे जी सिंपल इंटरेस्ट। हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का डिफरेंस क्या होता है।
कहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट लगाते हैं, कहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हैं, कैसे कैसे इसकी कैलकुलेशन होती है। 8 नंबर होते हैं जी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। और 9th कॉन्सेप्ट हो जाएगा जी इसका, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटिंग इश्यू प्राइस ऑफ डिबेंचर। कोई डिबेंचर है उसको कितने का इश्यू किया जाए, डिस्काउंट पे किया जाए, प्रीमियम पे किया जाए, एट पार किया जाए, रिडीम कैसे किया जाए, डिस्काउंट पे तो हो नहीं सकता, एट पार किया जाए या प्रीमियम पे किया जाए, सारे डिसीजन लेने पड़ेंगे, उसकी कैलकुलेशन क्या होगी वो आएगा सर। इसके बाद 10th देखो जी, हम लिखते हैं मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कैसे कंप्यूट होगी। जो आप अकाउंट में पढ़ते हो वैल्यूएशन ऑफ शेयर, वो हमारी बुक वैल्यू होती है। मान लो रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर है, उसकी बुक वैल्यू कितनी है, वो अकाउंट्स में पढ़ते हो। वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कितने का बिकेगा, मार्केट प्राइस क्या होगी उसकी, वो यहाँ पे कैलकुलेट करोगे। एफएम में कैलकुलेट करते हैं मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। दोनों में डिफरेंस है, जो हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं वो अलग होते हैं। अकाउंट्स में बुक वैल्यू पढ़ी जाती है, भाई हमारी बुक वैल्यू क्या है उसकी। नेक्स्ट वाला होता है जी हमारा फाइनेंशियल डिसीजंस। बारहवां कॉन्सेप्ट होता है जी CAGR, मैं पूरा लिख देता हूं, कंपाउंडिंग एवरेज ग्रोथ रेट। आपने बहुत बार सुना होगा, हमारे प्रधानमंत्री जी बोले होते हैं हमारे कंट्री की कंपाउंडिंग एवरेज ग्रोथ इतनी होगी है। तो वो कंपाउंडिंग एवरेज ग्रोथ क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे कैलकुलेट करेंगे, GDP को कैसे कैलकुलेट करेंगे, और हमारा जो नेट ग्रोथ आएगी वो कैसे आएगी, कंट्री की जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ कैसे कैलकुलेट करोगे। तो कंप्यूटिंग क्या था, कंपाउंडिंग एवरेज ग्रोथ रेट, इसको बोलेंगे जी CAGR, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CAGR, कंपाउंडिंग एवरेज ग्रोथ रेट। 13 पॉइंट हमारा होगा जी आप ये लिख लीजिए, डेफर्ड एन्युटी को डिटेल में करेंगे। डेफर्ड एन्युटी हमारी क्या होती है, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा होगा बीच में आएगा तो लिखवा भी देंगे आपको। तो ऑलमोस्ट 13-14 कॉन्सेप्ट है इसमें, और हर एक कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन आता है। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, हर एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन आएगा। पहले ये सारा काम इंटर में होता था, 2017 से पहले ना ये चैप्टर का 90% पोर्शन CA इंटर में था, FM में। और हमारे यहाँ सब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते थे। चैप्टर का नाम भी यही था, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर बाद में CA इंस्टीट्यूट को लगा होगा कि बेसिक चीज़ें समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर आपको इंटर में दिक्कत ना हो, फाइनल में दिक्कत ना हो, और आगे CA बनोगे दिक्कत ना हो, तो स्टार्टिंग से ही बेस बन जाएगा। अच्छा, मैंने आपको बोला था आज तक आपने ये वाला मैथ कभी नहीं पढ़ा, ठीक के गलत? आज के बाद इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक के गलत? CA बनने के बाद यही काम करने हैं सारे। तो प्लीज अब तीसरी बात मेरी मान लेना, इसको बिल्कुल सीरियसली करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो जी, मैं बता भी देता हूं हाउ टू यूज कैलकुलेटर। वैसे मैंने बताया था, लेकिन उस दिन आपने मजाक मजाक में सीखा होगा, आज इसको सीरियसली देखिए जी, कैलकुलेटर को यूज कैसे करेंगे। तो हमारी ना पहले 5 टेक्निक सीख लीजिए, ताकि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 5 टेक्निक से। कैलकुलेटर पे ना 15 मिनट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में क्या होगा, हर क्वेश्चन में मेरा आंसर होगा 9,16,000, आपका होगा जी 9,36,000 आ रहा है मेरा। तो अब वो सब कैलकुलेटर देख लो, कैलकुलेटर कैसे चलाना है, शॉर्टकट टेक्निक क्या है, लंबी टेक्निक क्या है, सब आराम से समझ लो, एक एक करके करना। मैं ये मान के चलता हूँ, मान लो आप 2 कॉन्सेप्ट भी रोज करोगे तो 7 क्लासेज में काम खत्म हो जाएगा। कोई महंगा नहीं है, 7 क्लासेज में पूरा चैप्टर हो जाएगा तो भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जल्दी जल्दी में करोगे 3 क्लासेज में खत्म हो जाएगा, समझ कुछ भी नहीं आया, कोई फायदा नहीं है। आराम से, बहुत आराम से कैलकुलेटर चलाना सीखो। सबसे पहली टेक्निक है जी, जिसको नहीं पता, देखो टेक्निक नंबर 1, आज का हमारा टारगेट है, हमने केवल एंड केवल 2 कॉन्सेप्ट करने हैं,
डेप्रिसिएशन, कंप्यूटेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, पर पहले कैलकुलेटर को आराम से समझो। टेक्निक नंबर 1 है जी, आप करते हो 1.01 की पावर 7 सपोज। तो जिन बच्चों को नहीं आता, वैसे मैंने सबको समझाया हुआ है, आप क्या करोगे, पहले लिखोगे 1.01, लिखने के बाद इनटू इक्वल टू, जब इक्वल टू करेंगे तो 2 पावर हो चुकी है, फिर इक्वल टू करेंगे 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, इक्वल टू दबाते जाओ, एक एक पावर बढ़ती जाएगी। तो वैल्यू आ गई जी 1.0721। मैं दोबारा बोल देता हूं जी, 1.01 इंटू इक्वल टू, जैसे इक्वल टू दबाया 2 पावर हो चुकी है, फिर इक्वल टू दबाएंगे 3, फिर दबाएंगे 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। देख लो सबका ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। वैसे अब इसको ना खुद करने देना, आप करोगे तो दिक्कत होगी इसको, फिर मैडम खुद करो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इधर देखो क्या कर रहे हो, पहले लिखो 1.01 इंटू इक्वल टू 2 हो गया, फिर इक्वल टू करेंगे 3 हो गया, फिर इक्वल टू करेंगे 4 हो गया, फिर 5, 6, 7 आगे वैल्यू। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। मान लो आप करते हो जी 1.02 की पावर 11, तो आप करोगे 1.02 इंटू इक्वल टू 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये हो गया जी 1.2433। देख लो किसी का गलत आ रहा हो तो बता दें। ठीक है सबका, चलो टेक्निक नंबर 2, टेक्निक नंबर 2 है जी, आपने पावर बहुत बड़ी करनी है, 1.03 की पावर 40। अब 40 बारी करेंगे तो इतना टाइम है नहीं हमारे पास, तो आप करोगे जी 40 का आधा 20, 20 का आधा 10 का आधा 5 का आधा हो नहीं सकता, तो पहले 5 बारी करो जी। 1.03 इंटू 2, 3, 4, 5, 5 पे वैल्यू आ रही होगी जी 1.15927, तो ये होगी जी पावर 5। इसके बाद करते हैं इंटू इक्वल टू, पावर डबल हो जाएगी, 10 हो गया, इंटू इक्वल टू 20 हो गया, इंटू इक्वल टू 40 हो गया, तो वैल्यू आ गई जी 3.2620। जब हम इंटू इक्वल टू करते हैं डबल हो जाता है वो, तो 5 के बाद डबल हो गया 10, फिर डबल हो गया 20, डबल हो गया 40, डबल हो गया 80। टेक्निक नंबर 3, टेक्निक नंबर 3 है जी, नेगेटिव पावर्स लेनी है, 1.04 की पावर -5। सबसे पहले आप पावर 5 लो, 1.04 इंटू 2, 3, 4, 5, पावर 5 आ जाएगा, 1.2166। अब करेंगे डिवाइडेड बाय इक्वल टू, डिवाइडेड बाय इक्वल टू का मतलब है पावर माइनस में चली जाएगी, तो ये हो गया जी हमारा 0.8219। आप करते हो जी 1.03 की पावर माइनस में लेट अस टेक 80, तो पहले करेंगे प्लस वाला 80, 80 का आधा 40, 40 का आधा 20, 20 का आधा 10, 10 का आधा 5, 5 का आधा हो नहीं सकता, तो पहले 5 करो जी। 1.03 इंटू 2, 3, 4, 5, ये हो गया जी 10, ये हो गया 20, ये हो गया 40, ये हो गया 80। 80 होने के बाद डिवाइडेड बाय इक्वल टू, ये हो गया जी 0.0939। ठीक है जी, पावर नेगेटिव कैसे होगी, पहले पॉजिटिव पावर करो, डिवाइडेड बाय इक्वल टू नेगेटिव पावर। इसके बाद टेक्निक नंबर 4, टेक्निक नंबर 4 है जी, आप करोगे मान लो 700 की पावर 1/11, किसी भी चीज की ऑड पावर करोगे, तो आप स्टेप लिख लो जी। पहले लिखो कैलकुलेटर पे 700, मतलब जो है यहां पे वही लिखो जी। अगर 700 का करना है तो 700 लिखो,
सेकंड हो गया जी 14 टाइम्स आप दबाओगे अंडर रूट, पहले लिख लो फिर मैं करूंगा। थर्ड हो गया जी डिडक्ट 1। फोर्थ हो गया जी डिवाइड बाय रिक्वायर्ड पावर। रिक्वायर्ड पावर क्या है जी, जैसे यहां पे 11 है तो 11 से डिवाइड करेंगे, 12 होगा तो 12 से करेंगे, 15 होगा तो 15 से करेंगे, 18 होगा तो 18 से करेंगे। अब हमारे यहाँ कुछ बच्चे हैं, मैंने पहले क्वेश्चन में 11 से डिवाइड किया, अब वो हर क्वेश्चन को 11 से करेंगे। आपने 11 से ही किया था जी। मैं लिख रहा हूं डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड पावर, जो भी रिक्वायर्ड पावर है। फिर हो गया जी ऐड 1, फिर हो गया जी 14 टाइम्स इनटू इक्वल टू 1 हो गया। ऐसे 14 बारी करेंगे। हाँ मैं बता रहा हूं जी, लिखने के बाद देखो जी, सबसे पहले साथ साथ करना जी। पहला पॉइंट है 700, सब लिखो 700 हो गया मैडम। 700 लिख लिया, कैलकुलेटर पे बोलो इसको। तो ठीक है जी, पहले आपने किया कैलकुलेटर पे 700 हो गया। 14 बारी दबाओ अंडर रूट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 बारी अंडर रूट दबाने के बाद करो जी -1। -1 दबाने के बाद डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड पावर 11, फिर करेंगे +1, फिर करेंगे इनटू इक्वल टू, एक बारी हो गया, फिर इनटू इक्वल टू 2 बारी, 3 बारी, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो वैल्यू आ गई जी 1.8142। 1 ठीक है ना मैडम? अच्छा आपने लिखे सारे स्टेप लिख लिए सारे? चलो आप पहले क्लियर करो सारे। यहां पे होता है लिखा हुआ AC, सारा क्लियर करो, अकाउंट क्लियर। अब आप देखो जी, पहले लिखो 700 लिख लिया। 14 बारी अंडर रूट दबाओ, काउंटिंग टिक करना 14 टाइम्स अंडर रूट है ना इसके ऊपर। हो गया। आगे क्या है? डिडक्ट 1, -1 करो, डिवाइड बाय क्या करोगे 11, ठीक, डिवाइड बाय 11, फिर करो +1, फिर करो इनटू इक्वल टू, 1 हो गया। ऐसे इनटू इक्वल टू 2 बारी, इनटू इक्वल टू 14 बारी। क्या वैल्यू आ गई? एक बारी और दबाना जरा, एक आधा कम दबाया होगा। मैडम आप 14 बारी दबाना है ना, आप नहीं दबाओगे तो आंसर नहीं आएगा। अच्छा हो गया ये सबका? देखो सबका हो गया। अब आपने 14 बारी नहीं दबाया होगा, कम ज्यादा किया होगा तो दिक्कत होगी। अब पहली बार टाइम लग गया ना, कोई बात नहीं, आगे फटाफट करना। देखो जी एक क्वेश्चन करो, मैं चैप्टर स्टार्ट करूं। 900 की पावर 1/13। तो पहले 900 दबाया, 14 बारी अंडर रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, -1 डिवाइडेड बाई 13 +1 इनटू इक्वल टू 1.6876। देखो अगर कैलकुलेटर चलाना नहीं आएगा, हर एक क्वेश्चन में दिक्कत होगी। पहले 10 मिनट फालतू लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर बाद में ना चैप्टर में हर क्वेश्चन में आंसर डिफरेंट आएगा, फिर मुझे भी परेशानी होगी, आपको भी परेशानी होगी। कितना है मैडम? ठीक है मैडम, जो पावर चाहिए वही करोगे ना। 13 पावर चाहिए तो 13 से डिवाइड करेंगे। हो जाएगा। चलो देखो, अब देखो जी सबसे पहला कॉन्सेप्ट करते हैं चैप्टर का, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन।
अब ध्यान से देखो जी, डेप्रिसिएशन क्या है। आपने अकाउंट्स में डेफिनेशन पढ़ी होगी, अच्छी बात है जो भी पढ़े, लेकिन आप लिख लीजिए डिप्लीशन इन द वैल्यू ऑफ असेट। ड्यू टू वियर एंड टियर। डिप्लीशन की जगह फॉल भी लिख सकते हो, फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वियर एंड टियर, ज्यादा जरूरी है। देखो मान लो आप एक एग्जांपल देखो, मान लो हमने एक प्लांट इंपोर्ट की, फॉर एग्जांपल 2 करोड़ रुपए की प्लांट थी। ये सच्चा एग्जांपल है जो मैं आपको बता रहा हूं, न्यूजीलैंड से प्लांट इंपोर्ट होगी। अब आज प्लांट आ गई जी, 2 जुलाई 2023 को प्लांट हमारी फैक्ट्री में आ गई। लेकिन हम लोगों का एक कस्टम होता है, हमने कहा जी जन्माष्टमी आएगी अगस्त में, और जिस दिन जन्माष्टमी होगी उस दिन इसका मुहूर्त करेंगे और मुहूर्त करके प्लांट को इंस्टॉल करेंगे। सबका होता है, हर एक का, जो भी जिस रिलीजन का है, सबका अपना सिस्टम होता है। अब मान लो आपने कहा जी जब जन्माष्टमी आएगी, जन्माष्टमी पे इसका मुहूर्त करेंगे। अब जन्माष्टमी से पहले पहले आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री जी रात को 8 बजे कह देते हैं कल से बंद। तो उन्होंने मान लो आज आके ये कह दिया जी कल से इस तरह का बिजनेस बंद। अब आपका मुहूर्त तो पता नहीं कब होगा, उससे पहले ही बंद हो गया। भाई ऐसी नई फैक्ट्री कोई नहीं लगेगी, पुरानी पुरानी चलेंगी। अब आप बताओ इस प्लांट का क्या करोगे? आपने अपने सप्लायर को बोला सर ये प्लांट वापस ले लो, हमारी कंट्री में इस टाइप का प्रोडक्शन बना हो गया। अब वो बोलेगा जी वैसा मैं ले तो लूंगा वापस, लेकिन मैं इसको 1,70,00,000 रुपए में लूंगा। अब ये 30 लाख रुपए आपकी वैल्यू कम होगी, क्या ये डेप्रिसिएशन है? आंसर इज नो। जब तक ये प्लांट चलेगी नहीं, मान लो ये प्लांट 2 दिन चल चुकी होती, 3 दिन चल चुकी होती, 5 दिन चल चुकी होती, उसके बाद ये सस्ते में बिक जाती, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो जब तक वियर एंड टियर नहीं होगा तब तक उसका डेप्रिसिएशन नहीं हो सकता। हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये कहती है। अकाउंट्स क्या कहता है आप मेरे से ज्यादा अच्छा जानते हो, तो अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट को मैं टच नहीं कर रहा, हमारा एफएम का कॉन्सेप्ट क्या, मैं केवल उसी पे जा रहा हूं। तो जब तक वियर एंड टियर नहीं होगा तब तक इसकी वैल्यू को कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आपने अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड पढ़े होंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड था एक, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, नंबर ऑफ ईयर्स टू सम ऑफ द ईयर मेथड है, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन जो एक्चुअल में प्रैक्टिकल होता है वो होता है केवल एंड केवल रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे आप डेप्रिसिएशन लगाते जाएंगे, केवल यही मेथड हमारा अलाउड है। आप अपनी जब प्रैक्टिकली बुक्स बनाओगे तो हमारे इंडिया में केवल एंड केवल जो पावर जनरेटिंग कंपनीज हैं जो बिजली प्रोड्यूस करती हैं, केवल उनके लिए ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल, कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है। वो चाहें तो स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं, अदरवाइज हर एक केस में आपको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे डेप्रिसिएशन लगाना होता है। इनकम टैक्स का भी यही रूल है, और एफएम का भी यही रूल है, और अकाउंट्स का भी यही रूल है, सब चीज़ों का यही रूल है। अकाउंट्स में केवल आपको समझाया जाता है कि अगर ऐसे करेंगे तो क्या आएगा, ऐसे करेंगे तो क्या आएगा, लेकिन बुक्स में प्रैक्टिकली आपको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से ही करना होता है। अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या है जी? मान लो हमने 40 लाख रुपए की एक प्लांट ली, और ये लीजिए हमने 1 अप्रैल 2000 मान लीजिए 17 को, डेप्रिसिएशन का रेट था जी मान लो 10%। तो ये ना रेट भी फिक्स होते हैं हमारे, जैसे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 15% है, आपको तो अकाउंट्स में दिया होता है किस रेट पे डेप्रिसिएशन लगाना है, लगाओ आप, लेकिन नॉर्मली रेट दिया नहीं होता, आपको मालूम होना चाहिए, सीए को मालूम होना चाहिए रेट क्या है। तो प्लांट के ऊपर डेप्रिसिएशन है वैसे 15%, केवल मैं कैलकुलेशन के पर्पज से 10% ले रहा हूं। तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना हो गया जी? 4 लाख। 1 साल के बाद इसकी वैल्यू कितनी बच गई? 1/4/2018 को इसकी वैल्यू होगी जी 36 लाख। इसको आप अकाउंट्स में बोलते हो जी रिटर्न डाउन वैल्यू है, और बुक वैल्यू भी बोलते हो, लेकिन एफएम में इसको बोला जाता है साल्वेज वैल्यू, SALVAG। साल्वेज को हिंदी में बोलते हैं बची हुई वैल्यू। 1 साल के बाद इस प्लांट की बची हुई वैल्यू कितनी है? एक वर्ड होता है स्क्रैप वैल्यू, वो होता है जब मशीन बिल्कुल कबाड़ा हो जाएगी
तो कबाड़ा कितने का बिकेगा, दैट इज स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू और साल्वेज वैल्यू दोनों अलग अलग हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू को एफएम में बोला जाता है साल्वेज वैल्यू। 2 साल के बाद क्या होगा जी, दोबारा डेप्रिसिएशन लगा 3,60,000 का, वैल्यू होगी जी 32,40,000 1/4/2019 को। 1 साल के बाद उसकी साल्वेज वैल्यू क्या थी, 36 लाख। 2 साल के बाद क्या है, 32,40,000। अब आप ऑडिट करने जाओगे, आप कहोगे जी 15 साल के बाद इसकी बताओ साल्वेज वैल्यू क्या होगी, तो कैसे कंप्यूट करेंगे, ऐसे बना बना के देखेंगे तो हो गया गुजारा। फिर तो हमारे को एक ही दिन में बस 2 ही क्वेश्चन बहुत है। तो कुछ सिस्टम होना चाहिए ना, कैसे करेंगे। आप फॉर्मूला लिखो जी, साल्वेज वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट इंटू 1 माइनस डी की पावर n। एस का मतलब है रिटर्न डाउन वैल्यू, एक्चुअल में होती है साल्वेज वैल्यू, क्योंकि आप छोटे बच्चे हो मैंने इसलिए रिटर्न डाउन वैल्यू लिख दिया। और सी का मतलब होता है कॉस्ट, डी का मतलब होता है डेप्रिसिएशन किस रेट पे है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स। हमारी प्लांट थी 40 लाख रुपए की, डेप्रिसिएशन का रेट था 10%। अब कई बच्चे पता क्या लिखेंगे, 10% का मतलब 10 हो गया। 10% का मतलब होता है 0.10। 10% का मतलब 10 नहीं होता, सीधा 1 माइनस 10 हो गया। फिर मेरा तो आंसर माइनस में आ रहा है जी, मैं भी कहता हूं कोई बात नहीं, मेरा ही गलत होगा, कोई नहीं, आपका तो ठीक ही है। फिर तो 10% का मतलब 0.10। बच्चे बोलते हैं सर आपका आंसर गलत है, मैं फोन पे बोलता हूँ हाँ जी मेरा ही गलत होगा, कोई बात नहीं, आप कर लो अपना जो कर रहे हो, कल मिलोगे फिर मैं ठीक करूंगा उसको। तो एन क्या हो गया जी, 10 साल के बाद मान लो क्या वैल्यू होगी, तो साल्वेज वैल्यू क्या होगी, 40 लाख 1 माइनस 0.9 इसकी पावर 10, 1 माइनस 0.90 हो गया उसकी पावर 10। तो 0.90 इंटू 2 3 4 5 डबल कर दिया 10 और इंटू में 40 लाख, तो ये हो गया जी हमारा 13,94,713। और एफएम का एक रूल और होता है, हम ना हमेशा 10 रुपीज के नियरेस्ट में वैल्यू लिखते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली यही होता है। आज अगला मान लो आप कैब पे गए, आप ऑटो पे गए, आपका बिल आया जी 93 रुपीज, तो ड्राइवर क्या बोलेगा जी 100 रुपये दे दो, क्योंकि 10 रुपीज के नियरेस्ट में होती है, प्रैक्टिकल डीलिंग वही होती है। मान लो आपका बिल है जी 987 रुपये 50 पैसे का, तो 990 रुपये दोगे और क्या करोगे, तो नियरेस्ट वैल्यूज में लिखना होता है। तो इसका आंसर बुक वालों ने लिखा होगा जी 13,94,710। मैंने भी अपनी बुक में यही आंसर लिखा होगा। आप बोलोगे जी 3 रुपये का फर्क आ रहा है, तो उसको फर्क मत बोलना, क्योंकि नियरेस्ट 10 रुपीज में लिखना होता है उसको। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई जी 10 साल के बाद, आपको अकाउंट्स में भी काम आएगा, सारा अकाउंट बना के देखने की जरूरत नहीं है 10 साल बाद क्या वैल्यू रह जाएगी। तो व्हाट इज द साल्वेज वैल्यू आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन क्या है, हमारी कॉस्ट है 90 लाख रुपीज, डेप्रिसिएशन का रेट है 15%, पीरियड है जी 12 साल। 12 साल बाद इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होगी, तो आपकी बुक में ना जो आईसीआई का मॉड्यूल है उसमें ना 3 या 4 तरह के फॉर्मूले लिखे हुए हैं, तो आप ना केवल एक ही फॉर्मूला यूज करना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, एक ही फॉर्मूला लिखोगे तो। करो जी, क्या वैल्यू होगी, कॉस्ट इंटू 1 माइनस डी की पावर है। कॉस्ट का मतलब है 90 लाख, 15% इंटू 12, ये हो गया जी 90 लाख, 0.85 की पावर 12, 0.85, 12 का आधा 6, 6 का आधा 3, इंटू 2 3, डबल करेंगे 6, डबल करेंगे 12 और इंटू में 90 लाख, वैल्यू आ गई जी 12,80,180 रुपये। ठीक है जी, वैल्यू आ रही है 12,80,175 रुपये 81 पैसे। तो नियरेस्ट 10 रुपीज में करेंगे तो दिस इज द वैल्यू।
70 क्या 0.85 की पावर 12 करना कितना आ रहा है? देखो 0.85 इंटू 2 3 ये हो गया 6, ये हो गया 12 और इंटू में किया 90 लाख, तो वैल्यू आ गई जी 12,80,175 रुपये 81 पैसे। 70 लिख लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही होगा जो पेपर में ऑप्शन लिख रखी होगी। 70 लिख रखा तो 70 टिक करोगे, 80 लिख रखा तो 80 टिक करोगे, 75 लिख रखा तो 75 टिक करोगे, तो जो भी उसमें लिख रखा होगा ऑप्शन वही है। मैंने नॉर्मल रूल बताया कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसको 10 रुपीज में राउंड ऑफ करते हैं। अच्छा किसी का गलत है? हाँ जी, कहाँ हो गया? सर इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन बता दो। बेटा आपने क्या किया, कॉस्ट का मतलब है 90 लाख, माइक इसके हाथ में रखो, डी का मतलब है 15%, 15% हो गया 0.15, इसकी पावर 12, 1 माइनस 0.15 हो गया 0.85, 0.85 की पावर 12 कैसे करोगे? देखो 0.85 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बारी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, और इंटू में मल्टीप्लाई किया 90 लाख, तो क्या वैल्यू आ गई? 12,80,000। इतना मैंने आपको पहले बोला ना, देखो कितनी देर हमारी 1 घंटा हो गया हमारी क्लास को, मैंने पहले बोला कैलकुलेटर अच्छी तरह चलाना सीख लो ताकि हर क्वेश्चन में दिक्कत ना आए। देखो एक क्वेश्चन करो जी, कॉस्ट की वैल्यू है 87 लाख, डेप्रीशिएशन का रेट है 15%, पीरियड है 14 ईयर्स, साल्वेज वैल्यू क्या होगी? हम आगे बढ़ेंगे ना भैया इस क्वेश्चन के बाद। कॉस्ट इंटू 1 माइनस डी की पावर n, तो ये हो गया जी 0.85 इंटू 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 14, और इंटू में 87 लाख, 8,94,100 रुपये बोल देता हूं जी, 8,94,100 रुपये इसकी वैल्यू आ गई। बोल दो मैडम, आप बताओ ठीक के गलत? ठीक है, कोई ऐसा जिसका गलत हो? बोल आगे वाला देखो जी क्वेश्चन, किसका गलत आया? अब आप देखो जी हमारा क्वेश्चन क्या है, वो कह रहे हैं साल्वेज वैल्यू है 9,10,000, कॉस्ट है हमारी 89 लाख। चलो छोड़ दो जी, कॉस्ट मान लेते हैं जी, क्या है बतानी है आपने। डेप्रिसिएशन का रेट है 16% और प्लांट है जी 13 साल पुरानी। आज किसी प्लांट की कीमत है 9,10,000, ये प्लांट 13 साल पुरानी है, 16% डेप्रिसिएशन लगाया हर साल, तो बताओ इस प्लांट की कॉस्ट कितनी थी? आपका फॉर्मूला वही चलेगा जी, साल्वेज वैल्यू कॉस्ट इंटू 1 माइनस डी की पावर है। साल्वेज वैल्यू है 9,10,000, कॉस्ट मुझे मालूम नहीं, डेप्रिसिएशन है 16%, 13 साल के बाद क्या वैल्यू रहेगी? कॉस्ट एज इट इज 0.84 की पावर 13, 0.84 इंटू 2 3 4 5 0.10366, 9,10,000 कॉस्ट इंटू 0.10366, तो कॉस्ट क्या होगी जी? 8,77,000 नहीं 87,78,860 रुपये। इसका मतलब ये प्लांट हमारी कितने की थी? 87,78,860। आराम से सिंपल सी कैलकुलेशन है, और मैंने फॉर्मूला चेंज भी नहीं किया। बुक में फॉर्मूला चेंज किया हुआ, आप चेंज मत करना, एक ही फॉर्मूले पे सब कुछ कर दो, क्योंकि एक ही फॉर्मूला होगा तो याद रहेगा। बार बार फॉर्मूला चेंज करेंगे तो गलत होता जाएगा।
ठीक के गलत? हाँ जी, 60 की जगह 70 आ रहा है, 70 लिख लो, बस ठीक हो गया। अरे बाबा मैं कितनी बारी बोलूंगा कि 10 बीस 50 रुपए का फर्क आ रहा है तो कोई बात नहीं, अब 90 लाख रुपए में से 10 रुपए का फर्क आ रहा है तो ठीक कर लो भाई, अपना चेंज कर लो। मैं दोबारा बोल रहा हूं, पेपर में जो आंसर लिखा होगा आपने वही लिखना है। हाँ जी, और किसी का? 8 7 आगे, कितने रुपए का फर्क आ रहा है? 10 रुपए का। अरे बाबा मैंने कितनी बारी बोला 100 रुपए का फर्क है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 10 रुपए का फर्क है दिक्कत नहीं है, फिर आप हर क्वेश्चन में ऐसे करोगे तो दिक्कत होगी फिर तो मेरे को। चलो आपका जिसका जो भी आ रहा है सब ठीक है। देखो जी, साल्वेज वैल्यू है 9,70,000, कॉस्ट बतानी है क्या होगी, पीरियड है 15 साल और डेप्रिसिएशन का रेट है जी हमारा 15%। पहले आप बता देना क्या आंसर है, फिर कोई बात नहीं। साल्वेज वैल्यू है 9,70,000, कॉस्ट बतानी है क्या होगा, 1 माइनस 0.15 की पावर 15, ये हो गया जी कॉस्ट इंटू 0.85 की पावर 15, 0.85 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये आ गया जी कॉस्ट इंटू 0.08735। अब कॉस्ट कितनी आ गई जी, डिवाइडेड बाई 9,70,000 डिवाइडेड बाई इक्वल टू, मेरा आ रहा है जी देखो 1,11,04,940 रुपये। अब आप देख लो जी 50 रुपये ज़्यादा आ रही है कम आ रही है, 100 रुपये ज़्यादा आ रही है कम आ रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितनी आ रही है? कोई दिक्कत। एक्चुअली मैं आपको तो रीजन आपको बता देना फर्क क्यों है। अब देखो आप लोगों ने लिए जी 4 डिजिट, मैंने ले लिए 5 डिजिट, फर्क पड़ जाएगा। मान लो मैंने ले लिए 6 डिजिट, आपने ले लिए 4 डिजिट, थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा, बाकी कैलकुलेशन यही है। सबका ये आ रहा है 1,11,04,000 समथिंग आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखो आप सोचो 10,000 है, मान लो मैंने वैल्यू ली 1 2 3 4, किसी बच्चे ने ली जी 0.12342, किसी बच्चे ने ली जी 10,000 1 2 3 4 7 9। बताओ तीनों में डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। पेपर में जो आंसर लिखा होगा आपने वही टिक करना है। अब वो 100 रुपये ज़्यादा है, 200 रुपये कम है, 50 रुपये ज़्यादा है, 100 रुपये कम है, क्या फर्क पड़ता है उससे? 4 डिजिट तक लोगे तो अलग आंसर आएगा, 5 डिजिट लोगे अलग आंसर आएगा, 6 डिजिट लोगे अलग आंसर आएगा। फिर हर एक क्वेश्चन में ब्रेक लग जाती है, मेरा 3 रुपये का फर्क आ रहा है जी, फिर वही कहानी रुक गई। या तो अब रूल बना लो जी सारे लोग 4 डिजिट में लेंगे, सबका एक जैसा आंसर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। साल्वेज वैल्यू 8,70,000, कॉस्ट बतानी है, पीरियड है 15 साल, डेप्रिसिएशन का रेट है जी 16%। सारे लोग 4 डिजिट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई 4 लेगा, कोई 5 लेगा, मैं तो सारे ले लेता हूँ, 6 7 8 जितने भी डिजिट आते हैं, इसलिए मेरा आपका फर्क आ जाता है। जैसे अब है ना बिल्कुल साइलेंस, ऐसे साइलेंस में रहोगे ना जल्दी रहेगा काम। 1 माइनस डी की पावर n, 8,70,000, कॉस्ट मालूम नहीं, 16% रेट 15 साल, कॉस्ट इंटू 0.84 की पावर 15।
0.84 इंटू 0.0731 0.0731 4 डिजिट ले लिए जी, ये है 8,70,000। तो कॉस्ट क्या होगी जी? 8,70,000 अपॉन 0.0731, 8,70,000 1,19,01,500। अब देखो सबने 4 डिजिट लिया, सबका सेम आंसर आएगा। मान लो कोई 5 डिजिट लेगा, 150 रुपये ज्यादा आ जाएगा उसका। कोई 3 डिजिट लेगा, 1,000-2,000 रुपये कम आ जाएगा उसका। रूल तो वही लगेगा, कैलकुलेशन है वो तो। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो जी। अब देखो जी, कॉस्ट है हमारी 90 लाख रुपए की और साल्वेज वैल्यू है जी 12,50,000। ये प्लांट है 14 साल पुरानी। अब आप ऑडिट करने गए, उन्होंने कहा जी हमारी आज वैल्यू है 12,50,000, खरीदी थी हमने 90 लाख और 14 साल हो गए। अब हमें नहीं पता, वो अकाउंटेंट ने कभी कुछ रेट लगा दिया, कभी कुछ रेट लगा दिया। अब आप देख लो जी किस रेट पे डेप्रिसिएशन लगा हुआ है। तो आपने बताना है जी डेप्रिसिएशन का रेट क्या होगा। अब ध्यान से देखते रहना। साल्वेज वैल्यू क्या है? कॉस्ट इंटू 1 माइनस डी की पावर 10। साल्वेज वैल्यू कितनी है? 12,50,000। देखो किसी को कुछ नहीं आता ना, सब चुपचाप सुन रहे हैं बात को। जब थोड़ी सी चीज समझ आ जाती है तो हल्ला मचाना शुरू। कॉस्ट का मतलब है 90 लाख, डेप्रिसिएशन मुझे नहीं मालूम, एन का मतलब है 14 साल। आप देखो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 125 बटे में 900, ये हो गया जी 1 माइनस डी की पावर 14। 125 डिवाइडेड बाई 900, 0.1389, 0.1389, क्योंकि 4 डिजिट में है तो ये लिखेंगे 1 माइनस डी की पावर 14। यहां तक देख लो जी, ठीक के गलत? आराम से लिखा यही है ना। अब आपने कितने दिन पहले क्वेश्चन किए थे, a की पावर x 4 है, तो a की वैल्यू क्या होगी? 4 की पावर 1/x। इधर आके पावर रेसिप्रोकल हो जाएगी। अब हम करते हैं जी राइट हैंड साइड पे पावर रेसिप्रोकल हो जाएगी। 1 माइनस डी क्या हो गया? 0.1389 की पावर 1/4। दूसरी साइड पे जाके पावर रेसिप्रोकल होगी, डाउट नहीं है ना कोई भी? चलो अब करो जी 0.1389 की पावर 1/14, 14 बारी अंडर रूट, .8685, 0.8685। चेक कर लीजिए ठीक है गलत है। अब आप देखो जी कैलकुलेशन क्या है? 1 माइनस 0.8685 इक्वल टू डी। डी की वैल्यू क्या आ गई जी? 0.1315। तो डेप्रिसिएशन का रेट क्या हो गया जी? 13.15%। ऑन एन एवरेज 13.15% डेप्रिसिएशन लगा इसका। अरे भैया सीए बनोगे सारी जिंदगी यही करना है, आराम से करो क्वेश्चन, कोई जल्दी नहीं है, फिर बाद में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी सबका? चल अब क्वेश्चन करो जी। आपने किया जी कॉस्ट है हमारी 89 लाख, साल्वेज वैल्यू है जी 14,50,000, पीरियड है मेरा 15 साल। आपको बताना है जी डेप्रिसिएशन का रेट क्या होगा।
साल्वेज वैल्यू है जी कॉस्ट इंटू 1 माइनस डी की पावर n। आप अपना कर लो, लास्ट में टैली कर लेना। साल्वेज है जी 14,50,000, कॉस्ट है 89 लाख, 1 माइनस डी की पावर 15, 4 जीरो कैंसिल, 145 बटा 890, 1 माइनस डी की पावर 15, 1 माइनस डी की पावर 15 क्या हो गया जी 145 अपॉन 890, 0.1629। 1 माइनस डी क्या हो गया 0.1629 की पावर 1 अपॉन 50। पॉइंट 8861 ये हो गया 1 माइनस। मेरी कैलकुलेशन भी गलत हो सकती है, चेक कर लेना, ठीक है ठीक है जी सबका। तो 1 माइनस 0.8861 क्या हो गया डी के बराबर, ये हो गया जी 0.1139 डी। तो डी की वैल्यू क्या होगी जी 11.39% इज द डेप्रिसिएशन रेट। हाँ 40 भी लिख सकते हैं जी, कोई दिक्कत। 11.39% हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया। जब आप ऑडिट करने जाओगे तो वो सर्टिफिकेट देना होता है, वी सर्टिफाई दैट इस असेट के ऊपर इस रेट पे डेप्रिसिएशन लगा हुआ है। तो जब निकालना ही नहीं आएगा तो फिर क्या सर्टिफिकेट दोगे, और गलत सर्टिफिकेट दोगे तो डिग्री भी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है जी। अब एक छोटा सा टेस्ट करो, फिर मैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आता हूं। हमारा कॉस्ट है जी 89 लाख, साल्वेज वैल्यू क्या होगी, डेप्रिसिएशन रेट है 15% और पीरियड है जी 13 साल। क्वेश्चन नंबर 2 है जी साल्वेज वैल्यू होगी 9,90,000, कॉस्ट बतानी है क्या होगा, पीरियड है 13 साल, डेप्रिसिएशन का रेट है 12.5%। थर्ड क्वेश्चन बताने हैं जी साल्वेज वैल्यू 8,90,000, कॉस्ट है 88 लाख, पीरियड है जी 13 साल और डेप्रिसिएशन का रेट बताना क्या होगा। करो जी करो, फटाफट करो। देखो मैं ना बहुत सारा आधी क्लास जा चुकी है और अभी हमने पहला कॉन्सेप्ट किया। कम से कम 2 कॉन्सेप्ट जरूर करने और प्रैक्टिस भी करनी होती है। मैंने आपको कहा रोज कॉपी चेक किया करो, कम से कम 40-50 क्वेश्चन होने चाहिए। आज बिल्कुल भी नहीं हुए, तो थोड़ा सा ना अच्छा करो फटाफट। इस बारी के पेपर में ना इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना था। व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। जानवी मैडम हो गया, 3 हो गए, नहीं 2 में, तो थर्ड भी करो जी। साल्वेज वैल्यू क्या है जी कॉस्ट इंटू 1 माइनस डी की पावर n। कॉस्ट है जी 89 लाख, 1 माइनस 0.15 की पावर 13, ये हो गया 89 लाख 0.85 की पावर 13 और इंटू में 89 लाख 10,76,060 रुपये। अब 60 की जगह किसी का 58 आ रहा होगा, किसी का 50 आ रहा होगा। प्लीज वो डिस्प्यूट नहीं है कोई भी,
जो भी आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन किसका गलत हो? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी? साल्वेज वैल्यू क्या है? साल्वेज वैल्यू है जी हमारी कोस्ट इंटू 1 माइनस डी की पावर। साल्वेज वैल्यू क्या है? साल्वेज वैल्यू है जी 9,90,000। कोस्ट मुझे मालूम नहीं, डी है जी 0.1250, 13 साल पुरानी प्लांट है। ये हो गया जी 9,90,000 कोस्ट इंटू 0.8750 की पावर 13। सब चीजें 4 डिजिट में लाओगे सबका आंसर सेम आएगा। अब कोई 5 डिजिट में, कोई 3 में, कोई 6 में, तो आंसर डिफरेंट आ जाएगा। 0.8750 इंटू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो ये वैल्यू आ गई जी 0.1762। 9,90,000। अब कॉस्ट क्या होगी जी? 9,90,000 डिवाइडेड बाई 0.1762, 56,18,615 रुपये। तो 56,18,610 लिखो, 620 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सेकंड सबका। बोलो मैडम, बोलो, इधर बोलो, मेरे इधर बोलो। गलत है? ठीक है, चलो ठीक है। तो फिर पीछे मत देखो ना मैडम, इधर ही आगे ही देखो, इधर देखते स्क्रीन पे, कोई बात। थर्ड वाला देखो जी। अब देखो कितनी स्लो मैं कर रहा हूं ताकि आप ना फटाफट थोड़ी स्पीड बनाओ, और आप थोड़ी सी भी स्पीड बढ़ाओगे तो अच्छा लगेगा। साल्वेज वैल्यू है जी कॉस्ट इंटू 1 माइनस डी की पावर एन। साल्वेज वैल्यू है 8,90,000, कॉस्ट है 88 लाख, डी का मुझे मालूम नहीं है, और एन की वैल्यू है 13 साल। 4 जीरो कैंसिल, 89/880, 1 माइनस डी की पावर 13, 89/880, 0.1011, 1 माइनस डी की पावर 13, 1 माइनस डी हो गया जी 0.1011 की पावर 1/13। 0.1011, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, -1 डिवाइडेड बाई 13 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 0.8384। तो डी की वैल्यू आ गई जी 1 माइनस 0.8384, और डी की वैल्यू होगी जी 0.1616। 16.16% हमारा डेप्रिसिएशन का रेट है। अब कोई बच्चा 16.20 लिखेगा तब भी ठीक है, पर पेपर में उसने जो भी ऑप्शन लिखी होगी, मान लो एक जगह लिखेगा 16.20, 18.30, 19.40, तो नेचुरली 16.20 ही ठीक है उसके हिसाब से। तो जो उसने आंसर में लिखा होगा वही ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी तीनों। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्लियर। देखो कॉन्सेप्ट नंबर 1 में ना 4 चीजें हैं, या तो साल्वेज वैल्यू निकालनी है, या तो कॉस्ट निकालनी है, या तो डी की वैल्यू निकालनी है, या तो एन की वैल्यू निकालनी है। अभी एन की वैल्यू हम अभी नहीं निकाल पाएंगे, उसके लिए एक क्लास और वेट करनी पड़ेगी। तो अभी हम 3 चीजें निकाल पाएंगे, साल्वेज वैल्यू क्या है, कॉस्ट क्या है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है। ठीक है जी, एक लास्ट क्वेश्चन करके अगले कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। साल्वेज वैल्यू है 9,70,000, कॉस्ट है 92 लाख, डेप्रिसिएशन का रेट बताना है, प्लांट है 15 साल पुराने।
बोलो जी डेप्रिसिएशन का रेट 13.93% बोल रहे हैं जी सब लोग। देख लो सबका यही आ रहा है, डिफरेंट है। आगे बढ़ सकते हैं? पक्का? आगे लिखो जी कंप्यूटेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यूज। कंप्यूटेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यूज, इसको हो गया जी पहला पार्ट हो गया इन केस ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा हो गया जी इन केस ऑफ एन्युटी। आप में से किसी को मालूम है एन्युटी का मतलब क्या होता है? एनुअल? अच्छा, बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा रिप्लाई है। एन्युटी मतलब एनुअल। और कुछ इसके अलावा? देखो आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। आप पहले लिखो जी इफ मनी इज इन्वेस्टेड ओनली वंस। आप आज किसी भी सिक्योरिटी में, किसी भी बैंक में, किसी भी एनबीएफसी में आज गए, आपने 40 लाख रुपए जमा करवा दिए, बताओ जी 10 साल बाद कितने पैसे मिलेंगे? तो पैसा आपने एक ही बार जमा करवाया ना। ध्यान से सुन लीजिए, आप आज बैंक में गए, आपने 40 लाख रुपए जमा करवा दिए, बताओ आपको 10 साल बाद कितने पैसे मिलेंगे? देखो जी, मान लो आप बैंक में गए, ध्यान से सुना बात को, आपने आज 40 लाख रुपए जमा किए, तो पैसा हमने एक ही बार जमा कर दिया ना। अगर हम पैसा एक ही बार जमा करते हैं, दिस इज ए प्रॉब्लम ऑफ इंटरेस्ट। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है हमारा। अब क्या हुआ जी, मैंने सपोज इफ मनी इज इन्वेस्टेड periodically at regular interval, it is called annuity. If money is invested periodically at regular interval, अब एग्जाम्पल समझो जी, आपने बैंक को बोला जी 1000 रुपये हर महीने जमा करवाएंगे, जैसे वो रेकरिंग डिपॉजिट होता है, आरडी स्कीम होती है। 1000 रुपये इस महीने जमा कराए, 1000 रुपये अगले महीने, 1000 रुपये अगले महीने, 1000 रुपये अगले महीने, बार बार पैसे जमा किए। तो मैंने क्या लिखा, मनी इज इन्वेस्टेड पीरियोडिकली, मंथली है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, हर साल 5 लाख रुपए जमा करेंगे। इस साल 5 लाख जमा किए, अगले साल फिर 5 लाख किए, अगले साल फिर 5 लाख किए, अगले साल फिर 5 लाख किए, बताओ 15 साल बाद कितने पैसे मिलेंगे? तो हर साल 5-5 लाख रुपए जमा करते जा रहे हो, उस पर ब्याज ही मिलेगा। तो जब आप बार बार पैसे जमा करोगे, बार बार इन्वेस्टमेंट करोगे, दिस इज कॉल्ड एन्युटी। और अगर एक ही बार पैसा जमा करोगे, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के केस में फ्यूचर वैल्यू क्या होती है? ए का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, प्रेजेंट वैल्यू, कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 1 + i की पावर n। देखो ए का मतलब है फ्यूचर वैल्यू, जब पैसा मैच्योर हो जाएगा तो कितने पैसे मिलेंगे। पी का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू, या इसको बोलते हो जी इन्वेस्टमेंट, कितने पैसे इन्वेस्ट किए। आप स्कूल में पढ़ते थे प्रिंसिपल, इसको बोलते थे अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट। आई का मतलब होता है एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज अप्लाइड, कितनी बारी ब्याज मिलेगा। ए का मतलब है फ्यूचर वैल्यू, पी का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट, आई का मतलब है एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन का मतलब है कितनी बारी ब्याज मिलेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, P × 1 + i की पावर n। आराम से लिख लो, मैं एक क्वेश्चन करता हूं और मेरे को पूरी उम्मीद है एक ही क्वेश्चन में पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। अब ध्यान से समझना, लिख लिया जी सब कुछ, आराम से लिखो, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। पहली बार हमारे को कोई जल्दी नहीं है,
जब सेकेंड टाइम रिवीजन करेंगे थोड़ा टाइम का ध्यान रखना है। फिर पहली बार आप जितना टाइम लगाना लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो हमारे क्वेश्चन क्या आएगा जी, देखो मैंने लिखा है जी फाइंड अमाउंट, अभी बताता हूं जी क्या पूछते हैं, सिर्फ इंटरेस्ट का ही केस लिखा है अभी। फाइंड अमाउंट आफ्टर 9 years if rupees 60 lakh is invested at the rate of 11% per annum। वो कह रहे जी इफ इंटरेस्ट इज अप्लाइड एनुअली, if interest is applied quarterly, आप क्वेश्चन को कैसे पढ़ेंगे, देखो फाइंड अमाउंट आफ्टर 9 years, इसका मतलब है फ्यूचर वैल्यू चाहिए। फाइंड अमाउंट आफ्टर 9 years, 9 साल बाद क्या हो जाएगा, फ्यूचर है कि प्रेजेंट है, फ्यूचर। तो फ्यूचर वैल्यू का मतलब होता है ए चाहिए हमारे को। इफ रुपीज 60 लाख इज इन्वेस्टेड, एक बार पैसा जमा किया या बार बार करेंगे, वो ऐसा तो नहीं कह ना 60 लाख रुपए हर महीने जमा करेंगे, 60 लाख रुपए 6-6 महीने बाद जमा करेंगे, ऐसा तो नहीं कह रहे ना, एक ही बार 60 लाख जमा किया। तो फॉर्मूला क्या हो गया जी, P इंटू 1 प्लस आई की पावर है। अब आप देखो जी P की वैल्यू क्या है, 60 लाख। आई का मतलब क्या है, एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक साल का इंटरेस्ट है 11% और साल में एक ही बार मिलेगा। मैंने आपसे 1000 रुपये उधारे लिए, 10% ब्याज है, 100 रुपये देने हैं। आपने कहा जी साल में एक ही बार दे देना, तो 100 रुपये दे दूंगा, खत्म काम। आप कहते हो जी हर महीने देना, तो 100 को 12 हिस्सों में बांट के दूंगा। आप कहते हो जी क्वार्टरली देना, क्वार्टरली दे देंगे। तो एक साल का ब्याज है 11%, साल में एक बार ही ब्याज लगेगा। इंटरेस्ट इज अप्लाइड एनुअली, साल में एक बार ही ब्याज लगेगा, एक साल में एक बार ही ब्याज लगेगा। तो 9 साल में कितनी बार लगेगा, 9 बार। एक साल में एक बार ब्याज लगेगा तो 9 साल में 9 बार। वैल्यू कितनी आ गई जी, देख लीजिए 1.11 की पावर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इंटू में 60 लाख। वैल्यू आ गई जी 1,53,48,220 कह लो, 221 कह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये करते थे, अमाउंट क्या होता है, P इंटू 1 प्लस आई की पावर n। आप देखो P का मतलब है 60 लाख, I का मतलब है एक साल में एक बार ही ब्याज लगेगा, और ब्याज का रेट क्या है जी 11% पर एनम। एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11%, एक साल में एक बार ही ब्याज लगेगा, 9 साल में 9 बार ही ब्याज लगेगा। तो टोटल पैसा कितना हो गया जी हमारा, 1,53,48,220। किसी का गलत आ रहा है? आगे देखो जी सेकंड पार्ट, फॉर्मूला तो यही लगेगा। P की वैल्यू है जी 60 लाख। अब देखो I की वैल्यू क्या होगी, 11% पर एनम है। मुझे आपको एक साल में 11 रुपये देने हैं। आप कहते हो जी क्वार्टरली दिया करो, तो हर क्वार्टर में 11 रुपये दूंगा, ऐसा तो है नहीं। मान लो आपकी क्वार्टरली फीस है जी 40,000 रुपये, 30,000 रुपये, और स्कूल वालों ने कहा जी मंथली दिया करो, तो हर महीने 30,000 रुपये देंगे। भाई क्वार्टरली 30,000 है, तो जितनी मंथली बनती है उतनी दे देंगे। अब 11% एक साल का है, एक महीने का कितना हो गया, 1/12। क्वार्टरली मतलब 3 महीने का कितना हो गया, ठीक है कि नहीं है। तो क्वार्टरली ब्याज हो गया जी हमारा 11 इंटू 3 33 डिवाइडेड बाई 1200। ये वैल्यू आ गई जी 0.0275। एक क्वार्टर में एक बारी ब्याज देंगे, एक साल में 4 बारी ब्याज देंगे, 9 साल में कितनी बारी देंगे, 36 बारी।
अब आप देखो जी, आपकी 11,000 रुपये पर एनम की फीस थी, वो कहते हैं जी 3-3 महीने बाद दिया करो। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जी हर 3-3 महीने बाद 11,000 ही देंगे? कोई भी नहीं देगा। 1 साल की 11,000 है, तो 3 महीने की कितनी होगी? उतने ही देंगे भैया। तो 1 साल का ब्याज है 11%। ये हो गया जी 1 महीने का, और 1 क्वार्टर का हो गया जी, क्वार्टर मतलब 3 महीने का। तो कितनी वैल्यू होगी ये? अब 3 महीने में 1 बार ब्याज देंगे, 1 साल में 4 बार ही देंगे, 9 साल में 36 बार ही देंगे। क्या वैल्यू आगे देख लीजिए, 1.0275 इंटू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 36 और इंटू में 60 लाख। ये वैल्यू आ गई जी 1,59,32,985 रुपये। आप 980 लिखो, 990 लिखो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। दो लोग किसी को डाउट हो तो मैं ऐसे 1-2 क्वेश्चन और करता हूं। ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर है ना? अब एक क्वेश्चन है, सब करना। फाइंड अमाउंट आफ्टर 8 years if rupees 42 lakh is invested at the rate of 9% per annum, interest to be applied monthly. मंथली ब्याज देने जी, और 8 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा? लगाओ फॉर्मूला, पहले वैल्यू निकालो। बोल दो जी, जिसका आंसर आ जाए बोल दो। जिसका हो जाएगा बोलना, जरा हाथ खड़ा करो, किसका भी आ गया। अमाउंट क्या है जी? P इंटू 1 प्लस आई की पावर n। P की वैल्यू है 42 लाख, I की वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% पर एनम। 9,000 रुपये 1 साल की फीस है, आपको हर महीने देनी है। 9 बटे में 1200 कितना हो गया? 0.0075। 1 साल में 12 बारी, 8 साल में 96 बारी देंगे। 1 साल में 12 बारी है, 8 साल में 96 बारी। क्या वैल्यू आ गई जी? 42 लाख 1.0075 96। 96 का आधा 48, 48 का आधा 24, 24 का आधा 12, 6, 3। तो आप करेंगे 1.0075 इंटू 2, 3, 6, 12, 24, 48, 96 और इंटू में 42 लाख। वैल्यू आ गई जी 86,05,470। हाँ जी, ये आ तो गया लास्ट में। $86,05,470। हो गया सबका? चलो एक क्वेश्चन और देखो जी।
देखो 9% पर एनम का ब्याज है, बिल्कुल छोटे बच्चों को लगा हमें 1 साल में 9 रुपये ब्याज देना है, तो 1 महीने में कितना देंगे? मान लो 1 साल में 9,000 रुपये फीस देनी है, तो 1 महीने में कितनी देंगे? 1 साल में 900 रुपये देने हैं, तो 1 महीने में कितने देंगे? तो मंथली हो गए जी आपके 0.0075, और 1 महीने में 1 बारी ब्याज देंगे, 1 साल में 12 बारी, और 8 साल के लिए उधार लिया था, 8 साल में कितने बारी? 96 बारी। अब कैलकुलेशन मैंने आपको पहले ही बोला है, कैलकुलेटर चलाना आपने सीख ही लिया है, तो कैलकुलेट कर लो सीधा। अब मैं ना बिल्कुल नहीं करूंगा, पहले आप सब करना, मैं वेट करता रहूंगा। फाइंड अमाउंट आफ्टर 9 years if rupees 60 lakh is invested at the rate of 13% per annum or to be compounded quarterly। हमने 60 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 13% ब्याज है, और 3 महीने के बाद ब्याज मिलेगा हमको। मिलेगा नहीं, मतलब उसमें ऐड होता जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ना ऐड होता रहता है, तो कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो हमें कितने पैसे मिलेंगे 9 साल के बाद? बोलो जी, जिसका जो भी आंसर आया ऑनेस्टली बोलो जी। हो गया कितना? 18975508, 1,89,75,508। 1,89,75,000। ज्यादा फर्क तो नहीं है, 500 रुपए का फर्क है। और कुछ बोलो जी, इन दोनों में से कोई है? अच्छा, और बोलो। 1,50,00,000। 60,000। बोलो जी, तीनों में से जो भी आंसर हो। थर्ड वाला? फर्स्ट? आप देख लो जी, दोबारा से देख लो। आज तो मुझे लग रहा है कि बहुत स्लो करेंगे, तो चलो जब भी खत्म होगा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो जी, अमाउंट क्या है? P इंटू 1 प्लस आई की पावर। P का मतलब है 60 लाख, I का मतलब है मेरे को 13% 1 साल में देना था, तो मैं क्वार्टरली दूंगा, तो कितना हो जाएगा जी? 3/12। 39 डिवाइडेड बाई 1200.0325। 3 महीने में 1 बार ब्याज दूंगा, 1 साल में 4 बारी, और 9 साल में 36 बारी। इतना सा काम करना है। वो हमारे वो देखते हो ना, कौन बनेगा करोड़पति, तो अमिताभ बच्चन बोलता है कंप्यूटर साहब बताओ इसका आंसर क्या है। उसके बाद आपने बोलना है बताओ जी कैलकुलेटर जी इसका आंसर क्या है। कुछ तो करना नहीं है, कैलकुलेटर चलाओ, आंसर आ जाएगा। 1.0325 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 18, ये हो गया 36, इंटू 60 लाख। 1,89,75,508 आ रहा है, मैंने 510 लिख दिया। अब जिसकी भी मिस्टेक होगी, आई एम 100% कंफर्म्ड कैलकुलेशन में मिस्टेक है, कैलकुलेटर प्रॉपर नहीं चलाते हो, वही मिस्टेक है। फॉर्मूला तो कुछ है ही नहीं करने वाला। लास्ट में ठीक है सबका? पक्का? चलो क्वेश्चन देखो जी।
फाइंड अमाउंट आफ्टर 9 years if rupees 40,000 quarterly is if rupees 40 lakh is invested at the rate of 10% per annum or interest to be applied quarterly. अगर 40 को 50 लाख कहते हैं तो 50 लाख है, 40 लाख है भैया, 40 लाख ही होता है। अब थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, फटाफट, एक ही क्वेश्चन में इतना टाइम लगाओगे। हो गया जी? चलो, आप तो ठीक ही बताते हो, वैसे पिछले वाला गलत बताया था। 97,30,140। देखो जी कितने वोट मिलते हैं आपको, अभी आ रहे हैं, यही है, सब है, बहुत बढ़िया। चलो देख लो जी, अमाउंट क्या हो गया, P इंटू 1 प्लस आई की पावर n। P का मतलब है 40 लाख, I 10% पर एनम, ये हो गया 1 महीने का, ये हो गया 3 महीने का। 30 डिवाइडेड बाई 1200, 0.025। 1 साल में 4 बारी, 9 साल में 36 बारी। 1.025 इंटू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 36 इंटू 40 लाख, 97,30,140। अच्छा, ऑनेस्टली बताना कितने बच्चों का गलत है, ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं। हाँ जी, क्यों गलत है पूछो यार। आपका कैलकुलेशन देखो ना भाई साहब, आपके सामने लिखा हुआ है। अच्छा, मेरे को कैलकुलेटर दिखाना, चेक करता हूं। पूछना भाई साहब कहाँ गलत है, बोलो जी, बोलो कहाँ गलत है। सर कैलकुलेशन गलत हो रही है, उसके बाद कैलकुलेशन गलत हो रही है बार बार, कैलकुलेटर से बार बार गलत हो रहा है। अच्छा, मेरा अपना 5, आपका यहाँ तक देखो फॉर्मूला ठीक है ना, यहाँ तक ठीक लिखा है। हाँ सर। चलो, मैंने आपको अभी कैलकुलेटर दोबारा बता दूंगा, अभी ब्रेक होगा ना, फिर मैं बता दूंगा आपको। अब देखो जी, टाइप नंबर 2 आप करते हो जी, फ्यूचर वैल्यू इन केस ऑफ एन्युटी। देखो, जिसको मैंने बोला था ना बार बार कैलकुलेटर चेक कर लो भैया, सबके आंसर ठीक है। आपको कैलकुलेटर में क्या दिक्कत आ रही है, ये विद साहब तो वैसे भी एक आधा गलत हो गया होगा। आगे देखो जी, इन केस ऑफ एन्युटी। एन्युटी का मतलब क्या होता है जी, हम बार बार पैसे जमा करेंगे, दैट इज कॉल्ड एन्युटी। हमारा क्वेश्चन क्या होगा जी, फाइंड अमाउंट आफ्टर 9 years if rupees 30,000 per month is invested at the rate of 9% per annum। आपने क्वेश्चन पढ़ा, फाइंड अमाउंट आफ्टर 9 years, इसका मतलब है फ्यूचर वैल्यू चाहिए, ₹30,000 पर मंथ इज इन्वेस्टेड। तो बार बार हर महीने आप 30,000 रुपये जमा करवाओगे, तो आपको 9 साल के बाद कितने पैसे मिलेंगे। तो एन्युटी के केस में होते हैं जी, P इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन आई। पहले आप फॉर्मूला नोट करो, 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन आई। अब आप एक चीज देखो जी, हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा,
हम हर बार ही जमा करते हैं 30,000 रुपये मंथली, 9% पर एनम है, तो मंथली कितना हो गया जी? 0.0075 करके देख लीजिए। एक महीने में एक बार इन्वेस्ट करेंगे, एक साल में 12 बारी, 9 साल में 108 बारी। देख लो, फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर कैलकुलेटर की जिसको दिक्कत है मैं दोबारा बता देता हूं। बिल्कुल पहले जैसा ही है, फॉर्मूला थोड़ा चेंज कर दिया। आई कैसे होगा, एन कैसे होगा, सेम प्रोसीजर है। आई का मतलब है एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन का मतलब है कितनी बारी। अब देखो जी, 108 को करोगे, 108 का आधा 54, 54 का आधा 27, 27 का आधा हो नहीं सकता, पहले 27 करो। 1.0075, 27 पे आगे होगा 1.2235। मैं वेट कर लेता हूं, मेरे चेक कर लीजिए। 27 का डबल करेंगे 54, 54 का डबल करेंगे 108। ये हो गया जी हमारा 2.2411 -1 अपॉन 0.0075। ये हो गया जी हमारा 30,000। ये हो गया 1.2411.0075। 1.2411 डिवाइडेड बाई 0.0075, 165.48 और इनटू में 30,000। हमको मिलेंगे जी 49,64,400। अगर हम हर महीने 30,000 रुपये जमा करवाते हैं और 108 महीने तक करवाते रहते हैं, तो हमको कितने पैसे मिलेंगे? 49,64,400। सब मैंने कैलकुलेशन किया है और मैं दोबारा बता रहा हूँ, कैलकुलेटर की जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे उतना पेपर जल्दी सॉल्व होगा और उतनी एक्यूरेसी आएगी हमारी। मान लो हर क्वेश्चन में कैलकुलेटर गलत है तो डिफरेंस आएगा इंटरेस्ट का, फिर दिक्कत पड़ेगी। फॉर्मूला सबको क्लियर है। अब जिसकी जो भी गलती आ रही है कैलकुलेशन की वजह से आ रही है, तो मैं एक बार दोबारा बता दूंगा, जिसको पूछना है नोट कर लीजिए जी। पहले एक क्वेश्चन करो जी, फाइंड अमाउंट आफ्टर 10 years if rupees 90,000 quarterly is invested at the rate of 9% per annum. जिसका हो जाएगा मुझे बता देना। हो गया जी? क्या आंसर बोलो? 57,40,000। हाँ जी 400। इन्होंने आंसर बोले जी 57,40,400। गलत के ठीक? ठीक है आपका भी पक्का? चलो एक बार हाथ खड़ा करो जिसका सेम आंसर आ रहा है। चलो मैं 2-3 जनों का मैं वेट कर रहा हूँ, भी आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है।
400 की जगह 755 आ रहा है, आपका आ रहा है जी 57,40,755 रुपये, यही आ रहा है। कोई बात, और कुछ बोलो जी। फर्स्ट और सेकंड के अलावा कुछ आ रहा है तो बोलो, जिसका ये दोनों आ रहा है। यही है मैडम, सेकंड वाला आ रहा है। अच्छा, गरिमा कितना आंसर आया, हो गया कि नहीं? चलो आप देखो, चेक करो जी। अब आपने लिखा है जी फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, P इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन आई। P का मतलब है 90,000, I का मतलब है 9% पर एनम है, 1 महीने का, 3 महीने का 0.0225, 1 साल में 4 बारी, 10 साल में 40 बारी, ये हो गया जी 90,000, और इसकी वैल्यू आ गई 63.786162, और इसको मल्टीप्लाई करोगे जी 90,000 से, 63.7862, इसको 90,000 से मल्टीप्लाई किया, 57,40,758 रुपये। मैंने आपका गलत नहीं बोला सर, 200-400 रुपये का फर्क है, पॉइंट आगे पीछे लगा दिया होगा, कोई दिक्कत। मैं तो बोल ही रहा हूँ आपको 200-400 रुपये कोई दिक्कत नहीं है। 57,40,758 रुपये। ऑप्शन में इतना फर्क नहीं होता सर, हजारों में फर्क होता है उसका। ठीक है जी, चलो अब बताओ कितने लोगों का ये क्वेश्चन गलत है। अच्छा, दो क्या कर दिया, क्या आया बोलो, हाँ बोलो क्या आया, 0.216 कहाँ, इसकी जगह पे 0.225 नहीं आया, क्या आया? अच्छा, 9% पर एनम है, 1 महीने का 1/12 हो गया, 3 महीने का ये हो गया, करना 27/1200 कितना हो गया? चलो अब एक क्वेश्चन करो जी, फिर आगे बढ़ेंगे ना। एक्चुअली बहुत, आपने देखा कितना बड़ा चैप्टर है ये, और एक एक क्वेश्चन में अटके रहेंगे तो दिक्कत होगी। फाइंड अमाउंट आफ्टर 8 years if ₹40,000 per month is invested at the rate of 12% per annum। 12% पर एनम का इंटरेस्ट है, हर महीने 40,000 रुपये जमा किए, 8 साल तक लगातार करते रहे। आपने बताना बाद में पैसे कितने मिलेंगे। 40,000 पर मंथ, हाँ जी हो गया आंसर, बोलो जी, बोलो। चलो अपना टैली करना सब लोग, देखो एक है P इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन आई। P का मतलब है 40,000 रुपये पर मंथ,
रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया जी 1%। 8 साल का मतलब है 96 महीने लगातार आपने किस्त दी, तो वैल्यू क्या आ गई जी 40,000 1.01 96 का आधा 48 24 12 6 3 इंटू 2 3 6 12 24 48 96, ये वैल्यू आ गई जी 159.9273 159.9273 और इंटू में 40,000 63,97,090 हमको मिलेंगे। अब कोई कहेगा जी मेरा 92 रुपये आ रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई कहेगा जी 88 रुपये आ रहा है तब भी दिक्कत नहीं है, 150 रुपये कम ज़्यादा आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर क्वेश्चन में 150 की टेंशन मत लिया करो, ठीक है? सबका गलत है। अच्छा, एक सिर्फ 3 क्वेश्चन का छोटा सा टेस्ट, उसके बाद घर जाएंगे। साल्वेज वैल्यू है जी 11,40,000 रुपये, पीरियड है प्लांट का 14 साल, कॉस्ट है जी 91,90,000 रुपये, तो डेप्रिसिएशन का रेट क्या होगा? फाइंड अमाउंट आफ्टर 9 years if rupees 90 lakh is invested at the rate of 11% per annum to be compounded quarterly. Find amount after 7.5 years if rupees 20,000 per month is invested at the rate of 9% per annum. पेज नंबर 99 आपके पास बुक है, उसमें पेज 99 पे पहले 5 7 8 जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं करना। अब कोई बच्चा प्रॉब्लम पता क्या पूछेगा, सर 97th क्वेश्चन बता दो। अरे भैया मैंने अभी क्रैक करवाया ही नहीं है तो कहां से बता दो उसको? तो जितने हो पाएंगे उतने में से प्रॉब्लम पूछा करो। पहले क्वेश्चन नंबर 1 का सब बताएंगे जी, डेप्रिसिएशन का रेट क्या है? देखो मैं पहले वाला करता हूं जी, आप चेक कर लेना। साल्वेज वैल्यू है कॉस्ट इंटू 1 माइनस डी की पावर एन, 11,40,000, 91,90,000, डी मुझको मालूम नहीं, 14 साल पुराना है, 4 कैंसिल, 114 बटे 919, 1 माइनस डी की पावर 14, 114 डिवाइडेड बाई 919, 0.1240, 1 माइनस डी की पावर 14, 1 माइनस डी हो गया 0.1240 की पावर 1/14। .8615,
1 माइनस ये हो गया 0.8615, डी हो गया 0.1385, 13.85% हमारे डेप्रिसिएशन का रेट हो गया। इस प्लांट पे 13.85% का डेप्रिसिएशन लगा है, ठीक है। अब आप लोग देख लो, जब ऑडिटर बन गए हमारे तो ठीक ठीक निकालना, सर्टिफिकेट देना होता है, वी सर्टिफाई दैट असेट इज डेप्रिशिएटेड एट दिस पर्टिकुलर रेट, और वहाँ पे गलत निकालोगे, गलत सर्टिफिकेट दोगे तो दिक्कत हो जाएगा। चीज़ों को अच्छी तरह समझो, 10 दिन ज़्यादा लगेंगे, अपने को कोई जल्दी नहीं है, पर अच्छी तरह क्लियर होना, माइंड में बैठना बहुत जरूरी है। पहला क्वेश्चन ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2, बोलो जी, सेकंड का आंसर बोलो। फाइंड अमाउंट आफ्टर 9 ईयर्स, इसका मतलब मेरे को फ्यूचर वैल्यू चाहिए। इफ ₹90 लाख इज इन्वेस्टेड, एक ही बार पैसा जमा किया, 1 + i की पावर n। i क्या हो जाएगा जी? क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11%, ये 1 मंथ का, ये 3 महीने का। 33 डिवाइडेड बाई 1200.0275, एक साल में 4 बारी, 9 साल में 36 बारी, 90 लाख इंटू 1.0275 की पावर 36, 1836, और इंटू में 90 लाख, 2,38,99,480 रुपये। ठीक होते हैं तो 1 नंबर, गलत होता है तो -0.25। ठीक है, सही है तो अच्छी बात। थर्ड वाला करो जी। थर्ड वाला है फाइंड अमाउंट आफ्टर 7.5 ईयर्स, इसका मतलब है मेरे को फ्यूचर वैल्यू चाहिए। इफ ₹20,000 पर मंथ, क्योंकि मैं बार बार पैसा जमा करवा रहा हूं तो फॉर्मूला लगेगा जी 20,000 रुपये पर मंथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.075, और 90 महीने मैंने लगातार जमा कराया। एक साल में 12 महीने होते हैं और 7.5 साल में 90 महीने हो गए, तो 90 महीने तक लगातार मैंने पैसा जमा कराया। 12 सत्ते 84 और 6 90 हो गए। अब 90 क्या होता है? 1.0075, 90 का आधा 45 और 45 का आधा हो नहीं सकता। अब इसका भी शॉर्टकट बताएंगे, आज फिलहाल आप यही करो, 45 तक करो। ये हो गया जी 20,000 इंटू वैल्यू आ जाएगी 127.8789 है, तो मैं 90 लिख देता हूँ। चेक कर लीजिए ठीक है गलत। ये वाली वैल्यू ठीक आ रही है, और इंटू में 20,000, 25,57,580, 25,57,580। आप कोशिश करना कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, 5 हो पाएंगे, 7 हो पाएंगे, 10 हो पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से करें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी।